अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, लगातार दूसरे सदारती रेफरेंस में हुकूमत को शिकस्त के बाद सदर ममलकत आरिफ अलवी के मवाख़े की बातें हो रही हैं और बातें उठ रही हैं अपोजिशन कैंप से। मौलाना फजल रहमान ने यह मुतालबा कर दिया है, मरीम नवाज़ ने यह मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी इससे पहले सदारती रेफरेंस जो कि जस्टिस कादी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ था, जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उसको फुल कोर्ट ने उसको रद्दी की टोकरी के हवाले किया, तो पीपल्स पार्टी ने भी सदर ममलकत के ख़िलाफ़ मवाख़े की बात की थी। मियां रज़ा रब्बानी ने उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इलेक्शन कमीशन का स्टांस क्या है? सदारती रेफरेंस जो था सेनेट इंतखाबात पे, उसमें जस्टिस यया आफरीदी ने क्या नुकात उठाए हैं और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उसमें क्या है, ये सब तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और महवर हमारा होगा सदारती मवाख़ा, यानी सदारती रेफरेंस के बाद सदारती मवाख़ा, उसमें कामयाबी हो सकती है या नहीं। लेकिन इन सब बातों से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो दोस्त पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आपकी राय का हमें रहेगा इंतज़ार। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें हमारी वीडियो पे। तो नादरीन, आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था, उस पर जो राय आई है, उस राय को एक दम ने हुकूमत उस राय का खैर मकदम किया। हुकूमत ने उनके जो तर्जमान थे उन्होंने, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उन्होंने भी इसको अच्छा ये कहकर इसको कबूल किया कि हमने जो मांगा था वो मिल चुका है। हालांकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बार कोड लगाया जाए या सीरियल नंबर लगाया जाए। अटॉर्नी जनरल तो इस रेफरेंस में सरेंडर करने को तैयार थे अगर इलेक्शन कमीशन ये बात मान जाता कि हम सीरियल नंबर या बार कोड लगाने को तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड लिया। इलेक्शन कमीशन नहीं भागा। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम कमीशन के मेंबरान सुप्रीम कोर्ट में 2 मरतबा पेश हुए और वो अपनी बात पे डटे रहे कि इलेक्शन में सीक्रेसी जो है, सीक्रेसी ऑफ वोट, वो ताहयात है, हमेशा के लिए है। और बैलेट का और पेपर का ओपन करना जो है उसको ट्रेसेबल बनाना या काबिल शनाख्त बनाना, उसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें ये जो फैसला, इसमें हमारी फतेह हुई है। अटॉर्नी जनरल आखिरी दिन ये बारगेनिंग करने की पोजीशन में थे। आखिरी दिनों में ये उन्होंने पेशकश की इलेक्शन कमीशन को कि अगर सीरियल नंबर लगाया जाए बैलेट पेपर पे, अगर बार कोड लगाया जाए, उसको काबिल शनाख्त बनाया जाए, तो फिर बात बन सकती है। बात ये बन सकती है कि उसे पता था कि जो हम रेफरेंस लाए हैं इस रेफरेंस में जान नहीं है। वैसे अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब बड़े अच्छे भले शख्स हैं, कानून और आइन से वाक़फ़ियत रखते हैं। हमेशा कानून के पैराहे में रहकर, आइन के पैराहे में रहकर वो पेशावराना बात करते हैं। कभी आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन इस मर्तबा उनका जो वो लेवल था वो नीचे आ गया। बल्कि पहली बार ये मैंने खालिद जावेद साहब को ये देखा है कि वो अपनी बात को सच्ची मनवाने के लिए बारगेनिंग पोजीशन में भी आ गए थे। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन को ये ऑफ़र किया चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कि अगर बार कोड इलेक्शन कमीशन लगाए बैलेट पेपर पे, यानी काबिल शनाख्त बनाए, तो बात बन सकती है। और बात यही बन सकती कि खालिद जावेद साहब को जो पता था कि इस सदारती रेफरेंस का होने क्या जा रहा है। वैसे ये सदारती रेफरेंस हो या सदारती आर्डिनेंस हो या जितने भी टैक्स हुकूमत की तरफ से किए गए या जितने भी इक़दाम किए गए, उन सब के पीछे एक प्रेशर बिल्टअप करना था। कभी कहा जा रहा था, हालांकि कई बातें थी जो इस रेफरेंस का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस रेफरेंस में दलाइल के तौर पे अटॉर्नी जनरल ने कई बातें की। कभी वो कह रहा था कि बैग भरे हुए हैं पैसों के, इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं ख़रीदारी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने की ज़रूरत मतलब देर है, फैसला अगर हमारे हक़ में आ जाता है तो फिर वो नाकाम हो जाएंगे। कभी वो कह रहा था कि
یہ کرپشن کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ کی جائے، بیلٹنگ اوپن کے بعد شفافیت کا ایک نمونہ ہو جائے گا. کبھی بہرحال ویڈیو کی بھی بات کہہ رہے تھے کہ ویڈیو آ گئی ہے، حالانکہ ویڈیو وہ 2-3 سال پرانی ہے. تو یہ معاملہ خیر مک گیا. صدارتی ریفرنس کو تو سپریم کورٹ نے بس واپس نہیں کیا لیکن اس پہ انکار ہی کر دیا ہے. 4 رکنی بینچ نے اس پہ صدارتی ریفرنس میں جو بات تھی بالکل ایک سادہ سی بات تھی. بات یہ تھی کہ صدارتی ریفرنس میں یہ سوال تھا جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں اس کو ایک جملے کو کوٹ بھی کیا ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہیں اس میں آرٹیکل 226 کا اطلاق نہیں ہوتا اور شفافیت کے لیے یعنی الیکشن ایکٹ کے تحت سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں ایکٹ میں ترمیم لائی جا سکتی ہے. یہ بات صدر پاکستان نے پوچھی تھی. اب صدر پاکستان کو اپنا مائنڈ بھی استعمال کرنی چاہیے. پتہ نہیں کون ان کو لکھ دیتا ہے، فروغ نسیم یا اٹارنی جنرل، اس پہ وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اور لگاتار دوسری مرتبہ ان کا ریفرنس ہے اس میں صدر کی سبکی ہوئی ہے. اور صدر پاکستان ملک کے سربراہ ہوتے ہیں لیکن ان کو صدارتی ریفرنس بھیجتے وقت وہ پتہ نہیں کیوں دوسروں سے رائے نہیں لیتے، اپنا مائنڈ استعمال نہیں کرتے. بہرحال لیکن جہاں تک ووٹ کی سیکریسی کا معاملہ ہے تو سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں یہ کہا کہ ووٹ کی سیکریسی سے اس سے پہلے طے کر چکی ہے سپریم کورٹ 1967 میں ایک فیصلہ تھا. اس میں کہا گیا کہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ تا حیات نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور اس حوالے سے نہیں، ووٹ کی سیکریسی توڑنے کی بات نہیں، لیکن کرپشن کے اقدامات یا کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سمیت کئی اقدامات جن کا آئین اور قانون میں ذکر ہے، یعنی آئین اور قانون کے پیرائے میں رہ کر وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے ذمہ وار ہیں. یہ تو بات الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، ان کے وکیل سپریم کورٹ میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ قانون ان کو الیکشن ایکٹ میں بالکل یہ چیز ہے. اور خاص طور پہ جس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا تھا یعنی الیکشن ایکٹ کے جس سیکشن کا وہ 178 ہے، تو اس میں ایک بات وہ یہ ہے کہ ووٹ کی سیکریسی جو ہے اس کو اگر توڑا جائے گا تو وہ جرم ہوگا. لیکن کرپشن کے اقدامات روکنے کے لیے وہ خود آئین بھی میکینزم مہیا کرتا ہے، الیکشن ایکٹ بھی کرتا ہے. یہ بات الیکشن کمیشن کر رہا تھا. تو اب پریشر الیکشن کمیشن پہ حکومت کی طرف یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آج ہی یعنی 1-2 دن میں 3 مارچ سے پہلے الیکشن کمیشن نئے بیلٹ پیپر چھاپے، اس پہ بار کوڈ چھاپے، اس پہ سیریل نمبر چھاپے. لیکن کبھی بھی یہ جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی کا سربراہ اپنے بندوں کے ووٹ وہ گن سکتا ہے یا وہ دیکھ سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے رائے نہیں دی. اب یہ میکینزم الیکشن کمیشن طے کرے گا کیونکہ اس حوالے سے آج اٹارنی جنرل کا ایک عجیب قسم کا بیان آیا ہے وہ جس کا ذکر اس رائے میں موجود نہیں ہے. وہ اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی کا سربراہ عام شخص الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دے گا تو وہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ توڑ سکتے ہیں اگر پروسیس میں الیکشن پروسیس میں یہ جائے گا. اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف ٹریبیونل یا اعلیٰ عدالت میں جا سکتا ہے بندہ. تو یہ تو عجیب اس کی بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ جو سیکریسی آف ووٹ توڑنے کی اگر رائے دی بھی ہے سپریم کورٹ نے تو پھر کون سا الیکشن؟ پھر تو آپ کو 1 اگست 2019 جو صادق سنجرانی سینٹ چیئرمین جو ہیں ان کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک تھی وہ ناکام ہوئی. کس طرح ناکام ہوئی؟ پھر پہلے تو شروعات وہاں سے کرنی چاہیے کیونکہ اپوزیشن کے پاس سینٹ میں 64 ووٹ تھے اور پھر کس طرح 5 ووٹ خارج ہوئے ہیں، کس طرح ان کے خارج ہوئے ہیں. وہ اچھے خاصے دیکھنے تگڑے سینیٹر تھے، ان کے ووٹ خارج کس بنیاد پہ ہوئے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز نے جو کرپشن کے بنیاد پہ ان کے حق میں ووٹ دیا ہے یا کیونکہ 50 ووٹ ان کے حق میں پڑے تھے تو کہاں سے وہ ووٹ لائی پی ٹی آئی یا جو حکومتی باقی جماعتیں تھیں تو وہ ووٹ کہاں سے لائے تھے؟ کیونکہ اکثریت اپوزیشن کی تھی، ووٹ سارے ادھر گئے صادق سنجرانی کو. تو پھر اس کا کنیکشن بھی ڈھونڈا جائے گا. مطلب یہاں اگر سپریم کورٹ کی یہ حکومت والی جو تشریح اگر تسلیم کر لی جائے تو پھر شروعات یہاں سے ہوگی. اگر یہاں سے شروعات نہیں ہوتی تو پھر قومی اسمبلی کے جو تمام حلقے ہیں ان میں کامن ووٹ میں نے آپ نے جتنے بھی ووٹرس نے ووٹ دیے ہیں پھر ان کی چھان بین ہوگی کہ آپ نے کس کو دیا. ہم تو یہاں کچھ اور بتاتے ہیں لیکن اگر ووٹ ہمارا کھل جاتا ہے تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اور سپریم کورٹ اس رائے کے بنیاد پہ کیونکہ فقط سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے تو یہ رائے نہیں ہے، یہ تو عدالت نے آج ریپروڈیوس کیا ہے فیصلہ. اس میں کہا گیا کہ ووٹنگ کے حوالے سے اور جس
फैसले का अदालत हवाला दे रही है, वो भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाबात का फ़ैसला था, उस पर दरख्वास्त का यह फ़ैसला है। और ये 1967 में आइन 1973 में बना, इलेक्शन एक 2017 में बना, ये सारी चीज़ें। और फिर सूबाई असम्बली को इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, फिर सदर पाकिस्तान के इंतखाबात हैं। तो किस किस को वोट को आप काबिल ट्रेस बनाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि तमाम वोट्स को बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि फ़कत सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ट्रेसेबल, उसमें वोट ट्रेसेबल हैं, काबिल शनाख्त हैं। उन्होंने तो ये बात कह दी है कि तमाम जो वोट काबिल मतलब सीक्रेसी है वो ताहयात नहीं रहती, उस जुमले में सारी चीज़ें पनाह हो जाती हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पे जिम्मेवारी है कि वो इस मामले को किस तरह देखता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर्ड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन वैसे भी एम्पावर्ड है आइन के रूख एतबार से, लेकिन हुकूमत अब प्रेशर ये डाल रही है सेनेट के इंतखाबात में। आज जो हुकूमती वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है कि उनकी मंशा ये है कि जो उनका जो सदारती आर्डिनेंस था, जिसको इस फैसले के बुनियाद पे वो कलअदम हो गया, जब सदारती रेफरेंस ही नहीं रहा तो आर्डिनेंस तो मशरूत था, तो आर्डिनेंस भी उड़ गया है। अब हुकूमत की ये कोशिश है कि ट्रेसेबल बनाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर मशावरत करेगा। और लाजमी बात है ये 2 दिनों की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि 1 दिन रह गया है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की वो बात तस्लीम हो, और इलेक्शन कमीशन लाजमी है अपनी उसको जो अच्छा लगेगा, और वो उनको जो अच्छा लगा वो पहले भी बयान कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन हुकूमत कोई प्रेशर में नहीं आएगा। और जो इदारों की इज़्ज़त की बात करते हैं, इदारों की इज़्ज़त तो फिर इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त होनी चाहिए। और जो उन्होंने NA 75 डिस्का के हवाले से जो अफसरान के तबादले या उनकी मुअत्तली या बरतरफी का जो फैसला किया था, उस पर भी अमल दरामद करना चाहिए। वो तो हुकूमत के हाथ में, पहले तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन का वो फैसला मानकर फिर ज़्यादा मज़ीद मुतालबात करे। अब आते हैं सदारती रेफरेंस के हवाले से, यानी सदर के मुआखज़े के हवाले से, क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के एक के पीछे दूसरा रेफरेंस जो था सदारती रेफरेंस, वो पिट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेंक दिया है तकरीबन। सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से जो राय दी है वो हुकूमत के ओपिनियन से बिल्कुल तज़ाद में, बिल्कुल मुखालफत में है। यानी इसके असरात फिर ये निकलते हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो क्वेश्चन पुटअप किया था, जो उनके माइंड में था कि सेनेट के इंतखाबात आइन के तहत नहीं होते, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वहीं रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ये सवाल उठता है कि सदर पाकिस्तान इतनी बड़ी ज़िम्मेवार ओहदा है, मुल्क के सरबराह हैं, कमांड के सरबराह हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं कि ऐसे जैसे उनको समरी आती है वो इस तरह का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं। इससे ये तासुर होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रेफरेंस भेजने से, यानी मुल्क के सरबराह अपने मातहत जो उनके कमांड के नीचे इदारे आते हैं, उनको आपस में ये तासुर पैदा हो रहा है कि वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए थे और कादी फायसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा, तो उसमें जजों और इन सबको आपस में ही मतलब तासुर था कि आपस में वो उनको लड़ाने की कोशिश की गई। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया सदारती रेफरेंस को। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें से एक चीज़ निकाली गई थी FBR वाली, लेकिन सदर पाकिस्तान की ये मुकम्मल तौर पे नाकामी है। आज मौलाना फजल रहमान ने सदर ममलकत की मुआख़ज़े की बात की है। मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी ऐसी बात की है कि अब तो मामला मुआख़ज़े की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी पहले ही ये ज़हन बनाए बैठी है। हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी और सेनेट चेयरमैन की कामयाबी के बाद क्या सदर ममलकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हो सकता है या नहीं, क्योंकि बुनियाद अच्छी बन गई है सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक तो सदारती रेफरेंस के हवाले से जो सुबकी हुई है, जो उनको परेशानी हुई है, और जो हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी है, और लगातार दूसरी मरतबा, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो होमवर्क नहीं करते, और होमवर्क नहीं करते हुकूमत की नाकामी आज सामने आ गई है। तो इसके लिए एक ग्राउंड अच्छा बन गया अपोजिशन का। लेकिन देखते हैं कि इस झंझट से, यानी सेनेट के इंतखाबात से निकलने के बाद, और दूसरा जो अदम एतमाद तहरीक वाला टारगेट है उसके पूरे करने के बाद, लॉन्ग मार्च वाला टारगेट पूरा करने के बाद सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा आ सकता है या नहीं।